हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे राजा राम मोहन राय जी। हमने लास्ट सेशन में राजा राम मोहन राय जी हैं, इनकी रिफॉर्म्स के एंड आज हम इस सेशन में जो इंडियन रेनेसांस के सबसे पहले मॉडर्न थिंकर राजा राम मोहन राय जी हैं, इनकी आइडियोलॉजी करेंगे, जिसमें करेंगे उनकी सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस आइडियोलॉजी क्या थी। उन्होंने हमारी कंट्री में डेवलपमेंट की, हमारी कंट्री में रिफॉर्म की बात की है, इसीलिए उनकी आइडियोलॉजी और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। हम 18th सेंचुरी की बात कर रहे हैं। 18th सेंचुरी में भारत को एक नया भारत बनाने के लिए जो भी यहाँ पर इवल्स है, इनको खत्म कर कर नए रिफॉर्म लाने की बात की थी। इसीलिए हम राजा राम मोहन राय जी हैं, इनको इंडियन रेनेसांस के जन्मदाता भी कहते हैं। तो इनकी आइडियोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इनकी आइडियोलॉजी में हम सबसे पहले करते हैं पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। वो पॉलिटिकल बेस से क्या सोचते थे? उनका मानना था कि हर एक पर्सन को फ्रीडम्स मिलनी चाहिए। सो ही एडवोकेटेड पर्सनल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम। वो चाहते थे कि इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल को पता है उसके लिए क्या सही है क्या गलत है, उसको फ्रीडम मिलनी चाहिए, उसकी पर्सनल फ्रीडम है। इसमें जैसे सिविल लिबर्टीज है, राइट टू लिव है, राइट टू मैरी है, जी सब इसमें इंक्लूड होता है। इसके लिए उसको खुद ही डिसीजन लेने चाहिए। एक पर्सन को फ्रीडम मिलनी सबसे जरूरी है और इसके लिए सरकार ही कुछ कर सकती है। एंड पॉलिटिकल फ्रीडम, तो हर एक पर्सन को वोट में पार्टिसिपेट करने का राइट है, अपनी सरकार बनाने का राइट होना चाहिए। इवन कि वो ये भी चाहते थे कि सरकार जो भी डिसीजन लेती है, जो भी लॉ बनाती है, उसमें भी लोगों की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। तो उस टाइम वो सब कह रहे हैं जो आज हम डिमांड करते हैं। तो 18th सेंचुरी में उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जो हम ये बातें कह रहे हैं, उस टाइम ब्रिटिश इंडिया पर रूल कर रहे थे, इसीलिए वो कहते हैं जैसे ब्रिटिशर ने अपनी कंट्रीज में लोगों को फ्रीडम दी है, लिबर्टीज दी है, वैसे वो हम भारतीयों को भी दे। तो इन सब के लिए वो एडवोकेट कर रहे थे। एक टाइम में तो ईस्ट इंडिया कंपनी से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस भी होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने सिटीजन्स को जो जो फ्रीडम दी है, वो फ्रीडम इंडियन के लिए डिमांड करे थे। उस टाइम इंडिया में मोनार्की सिस्टम था, मोनार्क थे, कुछ मोनार्क बहुत ही क्रूर होते थे, इसलिए वो इंडियन के जो पॉलिटिकल सिस्टम है, इसको कट ऑफ कर कर ब्रिटिश की तरह ही इंडिया में डेमोक्रेसी लाना चाहते थे। एंड नेक्स्ट इज कंसल्टिंग पब्लिक ओपिनियन बिफोर द इनेक्टमेंट ऑफ लॉज। जो भी सरकार लॉ बनाती है, इसमें लोगों की राय क्या है? पब्लिक ओपिनियन आज एक इंपॉर्टेंट मैटर है, लेकिन 18th सेंचुरी में बात करते हैं कि पब्लिक ओपिनियन की इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, पब्लिक ओपिनियन के अकॉर्डिंग ही डिसीजन लेने चाहिए। तो लोगों के साथ राय कर कर ही नया लॉ फ्रेम होना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट ऑफ इंडियंस इन हायर सर्विसेज। ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो क्या करती है, जितने भी हायर सर्विसेज हैं, इसमें वो क्या कर रही है, जो ब्रिटिशर है इनको ही पोस्टिंग पर रखती है, लेकिन वो चाहते थे हायर सर्विसेज पर इंडियन है, इंडियन की पार्टिसिपेशन ज्यादा होनी चाहिए, इंडियन में भी टैलेंट की कोई कमी नहीं है, इसीलिए वो हायर सर्विसेज में इंडियन की पार्टिसिपेशन डिमांड कर रहे थे। वो प्रेस की फ्रीडम की डिमांड करते थे, क्योंकि अगर हम लोगों को सोशल, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली अवेकन करना चाहते हैं, तो इसमें लोगों को फ्रीडम होनी चाहिए कि वो अपने व्यूज है एक्सप्रेस कर सके, वो कोई भी आर्टिकल है वो उनको फ्रीडम के साथ छपा सके। अगर ऐसा होगा, प्रेस को फ्रीडम होगी, तभी जाकर हम ग्रास रूट पर आम लोगों को अपने साथ मिलाकर चल सकते हैं। रिफॉर्म्स इन जुडिशरी, इसकी भी डिमांड करते थे। कहते हैं जो इंडियंस हैं, इंडियंस के लिए भी ट्रायल कोर्ट होनी चाहिए। जुडिशरी में सेपरेशन ऑफ जो पावर है, पावर एंड जुडिशरी को सेपरेट किया जाना चाहिए, जुडिशरी को इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए। तो वो जुडिशरी की सेपरेशन, जुडिशरी में रिफॉर्म्स के लिए सिविल सूट्स है, क्रिमिनल सूट्स है, इसके लिए ओपन ट्रायल की डिमांड कर रहे थे। तो ये सब कुछ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के अंडर आता है। आफ्टर दैट ह्यूमनिज्म एंड यूनिवर्सल रिलीजन,
वो एक ही रिलीजन को मानते थे, इसीलिए यूनिवर्सल रिलीजन वो रिलीजियस रिफॉर्म लाते थे। उसकी रिलीजन की रिगार्डिंग क्या आइडियोलॉजी है, तो पहले वो ह्यूमनिज्म में बिलीव करते हैं, वो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, वो ह्यूमन में बिलीव कर रहे हैं कि ह्यूमन अपना सबसे बेस्ट सोच सकता है, ह्यूमन को राइट्स मिलनी चाहिए, ह्यूमंस को पावर्स मिलनी चाहिए। तो इसीलिए कहा जाता है राइची ग्रेट चैंपियन ऑफ ह्यूमन राइट्स, वो ह्यूमन राइट्स के ग्रेट चैंपियन थे और लोगों को अपने राइट्स बताते थे। एंड बिलीव्ड इन कोऑपरेशन, टॉलरेशन एंड फेलोशिप, इन सब में बिलीव करते थे। अगर इंसान आपस में मिलकर काम करेंगे तभी जाकर हमारे देश का सुधार हो सकता है, तभी ह्यूमैनिटी है वो जीतेगी। वो इन सब चीजों में विश्वास करते थे, ना कि वो कास्टिज्म में, डिवाइडेशन में बिलीव करते थे। तो उनके लिए जो रिलीजन था वो क्या था, वो कहते हैं एक अच्छा रिलीजियस पर्सन वही है जो ह्यूमैनिटी को मानता है। तो रिलीजन धर्म के साथ रिलेट नहीं था, रिलीजन का मतलब ह्यूमैनिटी के साथ था। तो रिलीजन क्या था, इनकुलकेट ह्यूमन फीलिंग्स एंड सॉफ्टन जनरल एटीट्यूड। तो अगर कोई रिलीजियस है, रिलीजियस वही हो सकता है जिसको ह्यूमन फीलिंग्स हैं वो हो, जो अंदर तक उसको पसीज कर रख देता है, उसका हार्ट सॉफ्ट कर देता है, उसका जनरल एटीट्यूड होता है, वो कास्टिज्म में बिलीव नहीं करते हैं। तो रिलीजियस वैसे पर्सन होते हैं, वो रिलीजन में इस तरह से विश्वास करते हैं, कहते हैं आपका रिलीजन कुछ भी हो सकता है लेकिन परमात्मा एक ही होता है। सो वो कहते हैं गॉड इज वन although different religions worship him in different forms। हम अलग अलग धर्म के अकॉर्डिंग भगवान को डिफरेंट फॉर्म में पूजते हैं। तो हमारे हिंदू, सिख, मुस्लिम्स, ईसाई, हम किसी भी धर्म के हो सकते हैं। हमारे लिए जो धर्म है, हमारे परमात्मा है, अपने अलग रूप में है। वो कहते थे ऐसा कुछ भी नहीं है, परमात्मा एक ही है। इसीलिए वो मोनोथीज्म में विश्वास करते थे। मोनोथीज्म का मीनिंग होता है, मोनो का मीनिंग सिंगल, तो मोनोथीज्म परमात्मा एक ही है। आप किसी भी रूप में उनकी पूजा करते हो वो एक होता है। और परमात्मा किस में विश्वास करते हैं, यूनिवर्सल ह्यूमैनिटी में बिलीव करता है। वो किसी कास्ट, रिलीजन के साथ, रेस के साथ रिलेटेड नहीं है। जिसका हार्ट सॉफ्ट है उसी को ही परमात्मा मिलता है, परमात्मा उसी में है। तो इस चीज में बिलीव करते थे। एंड वो कहते हैं हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, इसमें भी कहीं नहीं लिखा है कि परमात्मा सिर्फ बहुत ज्यादा ऑर्थोडॉक्स बनकर ही मिल सकता है। ही कैरिड स्पिरिचुअल ट्रेडिशन ऑफ कबीर, नानक, दादू, तुकाराम, इन सब की स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस हैं जिसमें लोगों को ह्यूमैनिटी के रिगार्डिंग सिखाया जाता है। इनकी जो टीचिंग्स हैं, रिलीजियस टीचिंग है जिसमें हम सबको एक बताया गया है, उनको भी वो कोट करते हैं। इनसे लोगों को समझाते हैं कि परमात्मा एक ही होता है। इसीलिए वो ह्यूमनिज्म में, एक ही रिलीजन में, यूनिवर्सल रिलीजन में बिलीव करते हैं। आफ्टर दैट सोशल लिबरलिज्म, उनकी सोसाइटी के रिगार्डिंग बहुत ही अच्छी आइडियोलॉजी थी। वो क्या कहते थे, जो वुमन है, वुमन में रिफॉर्म्स होने चाहिए, उनकी प्रॉब्लम्स को खत्म करना चाहते थे। इसीलिए वो किसके अंगेज थे, सती सिस्टम के अंगेज थे। सती सिस्टम में जब एक लेडी की हस्बैंड की डेथ हो जाती है, उसके बाद उसको जिंदा उसकी फ्यूनरल पर जला दिया जाता है। कहते जी बहुत ही ज्यादा गलत है। उनकी फैमिली में उसके ब्रदर हैं, ब्रदर की डेथ के बाद उनकी भाभी के साथ भी ऐसा ही किया जाता है। इस टाइम वो बहुत ज्यादा उनको रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं रोक पाते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं, इस सती सिस्टम को खत्म करने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं। बहुत सी लेडीज हैं, इनको बचाते हैं। इसके लिए वो पुराण ग्रंथ हैं, वेद हैं, वो पढ़ते हैं। हमारे वेदों में भी कहीं भी सती सिस्टम को डिफाइन नहीं किया गया है। हमारे चारों वेदों में वे पढ़ते हैं, उसमें कहीं भी सती सिस्टम का नाम नहीं है। इवन की रामायण, महाभारत, मनुस्मृति है, उसमें भी सती सिस्टम को डिफाइन नहीं किया गया है। वो इस लॉजिक को लोगों को बताते हैं कि सती सिस्टम स्टार्टिंग से हमारे ग्रंथों में प्रिवेल नहीं कर रहा था। एक तरह से जो सती सिस्टम है, जब 8th, 9th, 10th सेंचुरी में हमारी कंट्री में इस्लामिक इन्वेजन हो रहा था, उस टाइम जब राजा की डेथ हो जाती थी, उसके बाद वो वुमन को अपने साथ ले जाते थे एंड इसके साथ ही उनको सेक्स वर्कर बना देते थे। सेक्स
लेबर बना देते थे, सेक्स स्लेव बना देते थे। इसीलिए लेडीज क्या करती थी, अपने हस्बैंड के साथ ही अपनी पतिव्रता को संभालने के लिए मर जाती थी। लेकिन इसको बाद में इसको कंपल्सरी बना दिया गया, तो इसीलिए वो इस सिस्टम से एंगेज हो गए थे। तो वो सती सिस्टम को अबॉलिश करना चाहते थे एंड इसके साथ ही वो विडो रीमैरिज में बिलीव करते थे। इस विडो रीमैरिज ओनली, वो ये नहीं कहते थे कि विडो की रीमैरिज होनी चाहिए, इसके साथ वो इंटरकास्ट एंड इंटररेशियल मैरिज में भी बिलीव करते थे। वो कहते थे कि इंटरकास्ट और इंटररेशियल मैरिज है जी होनी चाहिए, क्योंकि सभी रिलीजन सेम है, सभी कास्ट सेम होती हैं, रेस भी सेम होती है, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। एंड ही कंडेम्ड पॉलीगैमी ऑन द बेसिस ऑफ शास्त्रा। वो कहते हैं हमारे शास्त्र में कहीं भी पॉलीगैमी को सही नहीं ठहराया गया है। तो पॉलीगैमी के अंगेज थे कि जो मैन है एक से ज्यादा शादी करे और वुमन की विडो होने के बाद भी उसकी रीमैरिज ना हो। एंड ही कंडेम्ड द डिवीजन ऑफ हिंदू सोसाइटी इनटू कास्ट एंड सब कास्ट, कि जो हमारा हिंदुइज्म है उसमें कास्ट और सब कास्ट के नाम पर हमने डिवाइड किया गया है। तो ये सब कुछ गलत है, वो हिंदुइज्म के अंगेंस्ट नहीं थे। हिंदू सिस्टम में जो कुछ भी प्रॉब्लम्स थी, जो कुछ भी इवल्स थी, उनको खत्म करना चाहते थे। ऑर्थोडॉक्स है इन सब चीज खत्म करना चाहते थे। तो एक बार उनको लगता है जो क्रिश्चियन होते हैं, क्रिश्चियन भी जो कुछ है वो सही है, लेकिन उन्होंने कभी क्रिश्चियनिटी को नहीं अपनाया। इसका रीजन ये था कि सभी धर्म एक हैं, लेकिन जिनके धर्म के डिफरेंट व्यू हैं, इन सब में कुछ अच्छी बातें भी हैं और इसमें कुछ टाइम के साथ इवल्स भी आ जाती है। हमको इवल्स को खत्म करके सभी धर्म को एक ही मानना चाहिए, किसी धर्म में कुछ भी नहीं रखा है। तो लेकिन जो कास्टिज्म है, कास्ट के साथ हमको डिवाइड किया गया है, ये गलत है। उसके बाद वो वेलकम करते हैं टू वेस्टर्न एजुकेशन। उस टाइम वो चाहते थे इंडियन को एजुकेशन मिले, इसके लिए वो संस्कृत जो हमारी इंडियन लैंग्वेज है, इंडियन एजुकेशन है, उसके साथ साथ वेस्टर्न एजुकेशन को भी प्रमोट करना चाहते थे। वो चाहते थे इंडियन स्कूल्स में इंडियन एंड वेस्टर्न एजुकेशन दोनों ही मिलनी चाहिए, उनको भी इंग्लिश आनी चाहिए। अगर वो इंग्लिश लिटरेचर सीखेंगे, इसके साथ उनको पता चलेगा कि वो अपने कल्चर को कितना ग्लोरीफाई करते हैं, हम भी अपने कल्चर को ग्लोरीफाई कर सकते हैं। इसीलिए वो चाहते थे हमको दूसरी लैंग्वेज है वो भी आनी चाहिए। वो डिजायर्ड थे टू कंबाइन द बेस्ट ऑफ बोथ ईस्ट एंड वेस्ट, इंडियन एंड जो यूके है, इनकी जो एजुकेशन है इनका कॉम्बिनेशन होने चाहिए। और इसके लिए 1817 में वो सपोर्ट करते हैं डेविड हैरे को, जिसके साथ वो हिंदू कॉलेज को इस्टेब्लिश किया जाता है। उसके बाद 1825 में वेदांत कॉलेज है इसको इस्टेब्लिश करते हैं, जिसमें वुमन को भी एजुकेशन की फेवर में जाते हैं। एंड जर्नलिज्म, इसमें भी बिलीव करते थे कि लोगों तक हमारी बात पहुंचाने के लिए जर्नल का होना बहुत जरूरी है। ही स्टार्टेड बंगाली जर्नल संवाद कुमुदी इन 1821, जिसके थ्रू उन्होंने लोगों को जागृत किया था। उसी तरह 29 में इंग्लिश पेपर है बंगाल हेराल्ड, उसमें भी वो कंट्रीब्यूट करते थे। इसके साथ और भी जर्नल मैगजीन है उनमें कंट्रीब्यूट करते थे। इस तरह उनकी पॉलिटिकल सोशो रिलीजियस आइडियोलॉजी है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको महात्मा गांधी जी हैं इन्होंने भी अपनाया था। तो राय जी की आइडियोलॉजी मॉडर्न आइडियोलॉजी कहलाती है। तो विद दिस हमारा राजा राम मोहन राय जी हैं, इनका टॉपिक कंप्लीट होता है। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपके कोई क्वेरी है तो पोस्टिंग कमेंट बॉक्स में, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।